ईयर्स द फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व जो चैप्टर है उसके कुछ फार्मूलों की बात करी थी, कुछ डिफरेंशियल की बात करी थी। तो आज की क्लास में इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसमें जो जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो टॉपिक कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। जैसे कि वेग वर्णनकर्ता यानी वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, साइक्लोट्रॉन क्या है, ये किस लिए उपयोग किया जाता है और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और लूप के अक्ष के में जो है कंडीशन लगा के उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पता करेंगे। फिर पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है और एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग अर्थात परिनालिका और टोरॉइड, ये दोनों की परिभाषा क्या है, यानी परिनालिका किसको कहते हैं, टोरॉइड किसको कहते हैं, और इनकी वजह से या इनके ऊपर जब हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आता है। ठीक है, फिर अगला है दो समांतर चालकों के बीच लगने वाला बल, और यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि एम्पियर की जो परिभाषा बनाई गई है वो कैसे बनाई गई थी। ठीक है, तो इसी फार्मूले की मदद से आप देखेंगे कि एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। फिर यहाँ पर अगला हम लोग पढ़ेंगे परिमित चालक के कारण B, यानी एक परिमित लंबाई एक सीमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और इसमें फिर एक कंडीशन लगाएंगे और इसकी मदद से हम अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक होगा चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही लूप रख दिया जाए वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है उसका मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर अगला होगा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, किसी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन पर कितना द्विध्रुव आघूर्ण काम करता है। फिर आगे है द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैसे ही आपको पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें भी दो चीजें आपको मिलेंगी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, चलिए लास्ट वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा चल कुंडली धारामापी, यानी मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है और इसको कैसे अमीटर या वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस चैप्टर के जो मैक्सिमम फार्मूले हैं वो इन्हीं सब में आएंगे। ठीक है, और ज्यादातर फार्मूले ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको इन सारे फार्मूले को नोट जरूर करना है और इसको एक दो बार लिख के जो है रफ पर प्रैक्टिस भी कर लीजिए, नहीं तो ये भूल जाएगा और आप मिक्स जो है इसका फार्मूला इसमें बताएंगे, इसका फार्मूला इसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिए कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था बायो-सेवर्ट नियम, तो बायो-सेवर्ट नियम की मदद से आपने ये देखा था कि किसी भी कोई धारावाही चालक था इस तरह से, तो इस धारावाही चालक के कारण, इसके एक अवयव के कारण, इससे कुछ दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र B के लिए फार्मूला पढ़ा था, है ना, dB = μ0/4π, इस तरीके से आपने फार्मूला पढ़ा था। तो ये तो हमने dB यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए फार्मूला पढ़ लिया है, लेकिन हमको ये अभी जानना है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करते हैं। क्योंकि आपने पीछे ये तो पता कर लिया कि चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपने पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। अभी हमको पहले ये पढ़ लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करते हैं या इसके कौन कौन से नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे, फिर यहाँ पर जो हमने लिखा है इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ज्ञात करने के नियम, B की दिशा ज्ञात करने के नियम, तो इसके लिए देखिए B की दिशा ज्ञात करने के नियम, कई सारे नियम हैं जिसमें से जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 या 3। ठीक है, B की दिशा ज्ञात करने के नियम, एक नियम होता है दाहिने हाथ की हथेली का, क्योंकि आपने एक पीछे पढ़ लिया है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, तो वहां पर मैंने बताया था कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। लेकिन अभी हमको पढ़ना है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, और इस नियम नंबर 1 की मदद से हम लोग पता करेंगे चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और नियम नंबर 2 से चुंबकीय बल F की दिशा। और दूसरा नियम जो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे वो करेंगे मैक्सवेल का, दूसरा नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। ठीक, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे दाहिने हाथ की हथेली का नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसको बोलते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये 3 नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं
चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की सभी अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखें जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करना है, और इस अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, तो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी अगर इसको हम धारा की दिशा में रख दें, प्रवाहित धारा की दिशा में कर दें, और इन अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रख दें जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा पता करनी है, तो ये जिधर की ओर मुड़ेगा वही बी की दिशा हो जाएगी। ठीक है, और आप देख भी रहे हैं कि ये बिल्कुल दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर जो 2 था उसी से मिलता जुलता है। ये उसमें भी हम लोग यही करते थे कि इसको, उसमें क्या था कि हमको बी की दिशा पहले से पता होता था, तो इसको हम बी की दिशा में रख देते थे उंगलियों को, और इस अंगूठे को धारा की दिशा में रखते थे, तो ये जिधर मुड़ता था ये बल की दिशा होती थी। लेकिन अभी क्या करने वाले हैं, इसको हम उस बिंदु की ओर रखेंगे जहां पर हमको बी की दिशा पता करनी है। ठीक है, और इसको धारा की ही दिशा में रखेंगे, तो अब ये जहां पर जिस दिशा में मुड़ेगा वही चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 जो बताता है उसके अनुसार मान लीजिए, अगर चलिए एक ऊर्ध्वाधर हम धारावाही चालक ले रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर कोई धारावाही चालक है, और इस ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक में ऊपर की दिशा में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा की दिशा है। ठीक है, और आपको पता करना है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 यही करता है, इस अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है और इन अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखना है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये अंगूठे को धारा की दिशा में रख देंगे और इस अंगुलियों को वहां पर उस बिंदु की ओर रखेंगे जहां पर बी की दिशा पता करना है, अर्थात ये वाला बिंदु। और अब ये अंगुलियां आपकी देखिए किधर की ओर मुड़ेंगी, तो ये अंदर की ओर मुड़ जाएंगी। तो अंदर की ओर जब मुड़ जाएंगी तो यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। और आप जानते हैं कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर दिशा दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग क्रॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये दिशा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपको इसी धारावाही चालक के कारण इधर किसी बिंदु पर पता करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मान लीजिए यहाँ पर पता करना है, तब क्या करेंगे, तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 फिर से लगाएंगे, इसको धारा की दिशा में रखेंगे, इन अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखेंगे जहां पर बी की दिशा पता करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये धारा की दिशा हो जाएगी, और इसको यहाँ पर रखेंगे इस बिंदु की ओर, और ये देखिए अब बाहर की ओर ये मुड़ रही है, अर्थात यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। और बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर बिंदु को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल एक डॉट का प्रयोग करते हैं, है ना, और अंदर की ओर दिखाने के लिए क्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 प्रयोग कर सकते हैं, और इस जहां पर इसकी डिफिनीशन लिखेंगे वहां पर आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, ताकि आपको बाद में भूल जाने के बाद भी आप इन सारी चीजों को देखकर और इसको उपयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना था। ठीक है, मैं फिर से इसको एक बार बता देता हूँ। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, यदि हम अपने दाहिने हाथ की सभी अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है, और अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, तो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, और उसके बाद आपको ये डायग्राम बना लेना है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। अब मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम भी इसी चीज के काम आता है, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के काम आता है। तो इसमें भी आपको यही करना है कि मान लीजिए सीधा धारावाही चालक है और इसकी वजह से आपको इस बिंदु पर और इस बिंदु पर बी की दिशा पता करनी है, तो आप चाहे ये वाला नियम प्रयोग करिए, आप चाहे ये वाला नियम प्रयोग करिए, जो रिजल्ट है वो तो सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है और इसको कैसे प्रयोग करेंगे, फिर से यही दिशा हमको मिल जाए। ठीक है, तो दक्षिणावर्त पेंच का नियम ये कहता है कि यदि हम दाहिने हाथ के ये जो दाहिने हाथ का अंगूठा है और ये सारी अंगुलियां हैं, इन पर आप इसमें किसी एक पेंच को ऐसे पकड़िए, मान लीजिए कोई पेंच है। ठीक है, तो पेंच को ऐसे आपको पकड़ना है कि इसको घुमाने पर ये धारा की दिशा में आगे बढ़े। ये पेंच जो है, अगर दाहिने हाथ में एक पेंच को पकड़ ले और इसको इस प्रकार घुमाए कि ये धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अगर ये धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा तो इसके लिए हमारा अंगूठा जिस दिशा में मुड़ेगा, जिस दिशा में घूमेगा, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए यहाँ पर धारा की दिशा ऊपर की ओर है, और ऊपर की दिशा में पेंच को आगे बढ़ाने के लिए आप जब इस पेंच को यहाँ पर पकड़ेंगे तो इसको ऐसे देखिए क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे। जब दक्षिणावर्त दिशा में इसको घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, इसीलिए देखिए इसका नाम दक्षिणावर्त पेंच का नियम है ना। तो इसको दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इससे घुमाएंगे तब ये पेंच आगे बढ़ेगा, और इसको ऐसे
आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए अंगूठे को इस दिशा में घुमा रहे हैं, इधर की तरफ ले जा रहे हैं। तो अगर इस बिंदु पर बात करें तो अंदर की ओर, है ना, और ऐसे ही घुमाते घुमाते जब इधर से फिर वापस अंदर से इधर की तरफ आएंगे तो फिर ये बिंदु बाहर की ओर मिल जाएगा। ठीक है, तो दक्षिणावर्त पेंच के नियम का प्रयोग करके भी आप चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा का मान निकाल सकते हैं, दिशा जो है पता कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो इस नियम का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमारा जो धारावाही चालक हो वो कुंडली के आकार हो का हो, यानी कि वृत्ताकार हो। ये तो सीधे जब धारावाही चालक थे तब तो ये ठीक था, लेकिन अगर हमारा धारावाही चालक ही गोल गोल हो, यानी वृत्ताकार धारावाही चालक हो, तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये क्षैतिज में मान लीजिए समतल पे ऐसे रखा हुआ है एक गोला, है ना, वृत्ताकार ये चालक है, तो इसकी वजह से अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी हो तो हमको इस नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जो भी ये धारा की दिशा है, अगर हम उस पर ये जो हमारी सारी उंगलियां हैं ये धारावाही चालक पर अगर लिपट जाए तो जो अंगूठे की दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो अगर ये उंगलियां हमारी धारा की दिशा में हो जाए तो ये अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मीन्स कि अगर हम ये इसको कहें कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो धारा की दिशा किधर होगी, तो धारा की दिशा ये बताएगा। अगर ये धारा की दिशा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो फिर ये धारा की दिशा है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार कुंडली है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर ये इस तरह से क्लॉकवाइज है तो आप इसको अंगुलियों को इस तरीके से मुड़ाएंगे तो ये धारा की दिशा जो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से न लेके हम ऐसे लिए होते, ये वृत्ताकार कुंडली लेते और इसमें जो धारा की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज लेते, तो ऐसे में क्या करना पड़ता, देखिए इसकी दिशा में, धारा की दिशा में करने के लिए आपको अंगुलियों को ऐसे मोड़ना पड़ता और ऐसे कि इसमें अंगूठा देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 3 नियम पढ़ लिए हैं, है ना। इसके अलावा भी होता है एम्पियर के तैरने का नियम, तो वो सब हमको नहीं पढ़ना है। और आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट नियम है और सबसे आसानी से आप इनकी मदद से बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बी की दिशा ज्ञात करने के नियम। अब हम लोग आते हैं आज के लेक्चर में जिन टॉपिक को हमको कवर करना है उस पर। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो है वेग वर्णकर्ता। पहला टॉपिक है वेग वर्णकर्ता। वेग वर्णकर्ता का मतलब है कि वर्ण का मतलब होता है सेलेक्ट करना, ठीक है ना, वेग मतलब वेलोसिटी, तो वेग वर्णकर्ता का मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर। तो पहले हम लोग इसका जो है पूरा प्रोसेस समझते हैं। मान लीजिए कि किसी जगह पर ये एक्स एक्सिस दिखा रहे हैं हम लोग, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गया। इस वाई दिशा में अगर एक चुंबक वैद्युत क्षेत्र ई लगा हुआ है और जेड दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र बी लगा हुआ है और यहाँ पर ओरिजिन पर अगर कोई आवेश है, उस आवेश को हमने v वेग दिया हुआ है x दिशा में, यानी क्षैतिज दिशा में। ठीक है, आप जानते हैं कि इन तीनों में से किसी भी दो के बीच का कोण लेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर अगर कोई आवेश हो और उसको हमने v वेग दिया हुआ है x दिशा में और जो चुंबक यहाँ पर क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो दोनों क्षेत्र मौजूद हैं, वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो आप जानते हैं कि किसी भी आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र की वजह से वैद्युत बल QE और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय बल जो है F बराबर QVB, ये दोनों लागू होते हैं हमेशा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई आवेश है तो इस पर इसकी और इसकी इन दोनों की वजह से एक बल लगेगा। ठीक है, इनकी वजह से वैद्युत बल, इनकी वजह से चुंबकीय बल लगेगा और उस बल की हम दिशा पहले पता कर ले। अगर तो देखिए इसकी वजह से जो बल की दिशा होगी, वैद्युत बल की धन आवेश है तो जो है जो क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में बल भी लगेगा, तो ये तो हो जाएगा वैद्युत बल की दिशा। लेकिन अगर ये आवेशित कण इस दिशा में जा रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो जो चुंबकीय बल लगेगा वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि वैद्युत बल तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है धनावेश पर, लेकिन जो चुंबकीय बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं लगता है। उसके लिए आपने पढ़ा हुआ फ्लेमी के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो दाहिने हाथ की हथेली का जो नियम नंबर 2 है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 अगर हम लोग प्रयोग करें तो इसके अनुसार अगर इसको बी की दिशा में रखते हैं उंगलियों को और इसको जो है आई की दिशा में रखते हैं तो ये जिधर मुड़ता है वही बल की दिशा होती है।
अब देखिए यहाँ पर आवेश धन आवेश इधर जा रहा है तो यही धारा की दिशा हो जाती है, धन आवेश की दिशा, ठीक है। तो ये धारा की दिशा इधर हो गई और जो बी की दिशा है वो इधर है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर निकालेंगे, इसको इस तरीके से हमको रखना है कि ये बी की दिशा में हो जाए। तो ये बी मान लेते हैं, ये इधर की तरफ है बी, और जो आई की दिशा है वो इधर है, तो इसको हमको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आई की दिशा हो गई, ये बी की दिशा हो गई, तो ये अंगुलियां जो है नीचे की तरफ मुड़ रही है। तो अगर नीचे की तरफ ये मुड़ रही हैं, इसका मतलब कि जो बल यहाँ पर लगेगा, कौन सा बल, चुंबकीय बल। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर जो आवेश है उस पर जो वैद्युत बल काम कर रहा है और जो चुंबकीय बल काम कर रहा है, ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अगर मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाए, है ना, किसी टाइम अगर मान लीजिए कि ये वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, विपरीत तो है ही, ठीक है। तो अगर बराबर हो जाएंगे तो F का मान ये क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में है और दोनों का परिणामी बल भी एकदम मात्रा भी बिल्कुल बराबर हो जाए, तो क्या इस आवेश पर वैद्युत बल या चुंबकीय बल का असर होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि दो अलग अलग बल हैं और दोनों बिल्कुल बराबर एवं विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, तो इनका परिणामी तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब कि जो आवेश भी वेग से इधर जा रहा था उस पर ना ही वैद्युत बल का कोई असर पड़ेगा और ना ही चुंबकीय बल का कोई असर पड़ेगा। और अगर इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये आवेश बिना विचलित हुए, बिना विक्षेपित हुए सीधे क्षैतिज एक्स की दिशा में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और ये कब आगे बढ़ जाएगा, तो वही कंडीशन हम लोग निकाल रहे हैं, एफ ई बराबर क्यू ई। आगे तो तभी ये बिना विक्षेपित हुए तभी आगे बढ़ेगा जब एफ ई बराबर एफ एम होगा, ठीक है। तो एफ ई बराबर एफ एम कर दिया, क्यू ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्यू वी बी। साइन थीटा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा मतलब यहाँ 90 हो जाएगा, तो जीरो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू ई अपॉन बी। यानी ये एक कंडीशन मिल गया और इस कंडीशन में आपने देखा कि उस आवेशित कण का वेग कितना हम ले लें कि वो बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाए, तो ई अपॉन बी के बराबर, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर बहुत सारे आवेश हों और बहुत सारे आवेश हों जो अलग अलग वेग से जा रहे हों, तो कौन सा ऐसा आवेशित कण होगा या कितने वेग वाला कण होगा जो बिना विचलित हुए सीधे जाएगा, तो जिसके वेग का मान वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होगा, वही आवेशित कण बिना विचलित हुए सीधे चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, यानी वेग वर्णन करता कि कौन सा वेग यानी कौन सी वेलोसिटी हम लोग सेलेक्ट करें कि आवेशित कण बिना विचलित हुए सीधे आगे बढ़ जाए। तो वेलोसिटी सिलेक्ट करने के लिए ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि अगर आप इतनी वेलोसिटी को सिलेक्ट करते हैं तो वो बिना विचलित हुए सीधे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते थे वेलोसिटी सिलेक्टर यानी वेग वर्णन करता। आपको यही वाला फार्मूला याद रखना है कि बिना विचलित हुए आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग बराबर ई अपान बी, ठीक है। और ये उसका डायग्राम हो गया। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसके ऊपर जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए कॉलेज में दिया जाता है आपके, है ना। और उसके अलावा जो है इससे कुछ एक न्यूमेरिकल भी आते हैं और एग्जाम्स में भी आ जाता है, ये बड़े नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए साइक्लोट्रॉन को देखते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है, नाम से ही क्लियर है, साइक्लोट्रॉन। पहली बात तो साइक्लो मतलब कि साइक्लिक होगा, ये घूमने, साइक्लिक मतलब ये वृत्ताकार कुछ चीजें हो सकती हैं, और ट्रॉन का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि कणों की बात हो रही है, ठीक है, आवेशित कणों की बात हो रही है। तो साइक्लोट्रॉन, अब जो साइक्लोट्रॉन होता है इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिख देते हैं, साइक्लोट्रॉन। देखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करती है। त्वरित गति का मतलब कि उनके अंदर त्वरण उत्पन्न करती है, जिससे उनका वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अंततः उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो उसी गतिज ऊर्जा, बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करने में मदद करती है, ठीक है। इसकी बनावट की अगर बात करें तो इसमें धातु के दो, एक तरह से कह लीजिए गोले ही होते हैं जो इस तरीके से बने होते हैं। जैसे अगर हम इसको देखिए, दो तरह से इसका व्यू लिया जाता है, एक तो टॉप व्यू होता है, ऊपर से देखा जाता है, और एक साइड व्यू होता है यानी सामने से देखा जाता है, ठीक है। तो बुक में जो है आपकी ये टॉप व्यू बना हुआ है इस तरीके से। पहले तो मैं साइड व्यू आपको बता देता हूँ। साइड व्यू जो होता है इसका देखिए इस तरीके से होता है, यानी धातु के ही ये दो टुकड़े होते हैं, ये धातु के दो टुकड़े होते हैं और डी आकार में ये काटे गए होते हैं, ठीक है। और
ठीक है। तो ये धातु के दो टुकड़े रखे हुए हैं काट के, और इनके अंदर यहाँ पर जगह है, स्पेस है, ठीक है। और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है एक एसी सोर्स से, या ये कह लीजिए ऑसिलेटर से, ठीक है। और जब इनको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और इसके यहाँ ऊपर क्या रखा हुआ है, तो ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है, और नीचे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का साउथ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसका मतलब आप जान गए कि यहाँ पर एक इस तरीके से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने चूंकि इन दोनों को जो है एक वेरिएबल या सॉरी एसी सोर्स से जोड़ दिया हुआ है, तो एसी सोर्स में आप जानते हैं कि टर्मिनल हमेशा चेंज होता रहता है, प्लस माइनस एक साइकिल में, है ना। एक साइकिल में क्या होगा, एक बार ये प्लस ये माइनस होगा, फिर तुरंत ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। एक साइकिल में 2 बार चेंज होता रहता है ये इनकी दिशा, इनकी पोलरिटी। तो अगर मान लीजिए कि इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है, इसको ये, और जिस पार्ट को आपने कनेक्ट किया है, ये जो दिख रहा है आपको डी आकार का है, इस डी आकार का जो धातु का ये भाग है, बर्तन है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं D1 और इसको बोल देते हैं D2, है ना। और इसी को इसीलिए इसको बोला जाता है डीज, डी आकार का होने की वजह से इनको बोलते हैं डीज, ठीक। अब इसमें यहाँ पर आवेशित कण को रख दिया जाता है। आवेशित कण, मान लीजिए कोई आवेशित कण है जिसको हमको त्वरित गति प्रदान करना है, उसकी गतिज ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है, तो क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपने चूंकि इसको एसी से कनेक्ट किया है, तो किसी टाइम मान लीजिए अगर ये वाला D2 जो है वो प्लस हो गया, इसकी पोलरिटी पॉजिटिव हो गई और इसकी पोलरिटी नेगेटिव हो गई, तो आप जानते हैं अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर से इधर की दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। धन से ऋण की ओर एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है, और ये धन आवेशित कण अगर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे भी बढ़ेगा क्योंकि वैद्युत बल लगेगा। तो ये धन आवेशित कण यहाँ से गति करते हुए इस वाले डी में आ जाता है, और जैसे ये इस डी में आगे बढ़ता है, यानी अब देखिए ये आवेशित कण गतिमान हो गया। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जब आवेशित कण गतिमान होता है और वो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया होता है, तो उसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगता है। तो आवेशित कण देखिए इस दिशा में गतिमान है, और ऐसा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाते हैं। तो उसके अनुसार इसके ऊपर जो चुंबकीय बल लगता है वो इसको, ये देखिए वैद्युत बल की वजह से ये इधर आगे आया, लेकिन चुंबकीय बल की वजह से ये फिर से यहाँ से ऐसे घूम जाता है, ठीक है। और जैसे ये घूमते हुए, यानी जो बल लगता है उस बल की वजह से जैसे ये यहाँ पर पहुंचता है, उसी टाइम में इसकी पोलरिटी फिर से हो जाती है प्लस, और इसकी पोलरिटी हो जाती है माइनस, क्योंकि आपने इसको एसी से कनेक्ट किया है। तो पहले आधे चक्कर में ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये आवेशित कण यहाँ से यहाँ आया, है ना, इस दिशा में आ रहा था, और ये चुंबकीय बल काम करने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद फिर से ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, और ये जब प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो अब फिर से इसके ऊपर इधर की तरफ बल लगेगा, और ये जो इसमें वृत्ताकार जो घेरे बने होते हैं उसी के अंदर ये, उसके ऊपर जब चुंबकीय बल लगता है तो फिर ये आगे बढ़ जाता है, तो इस तरीके से फिर ये और आगे बढ़ जाता है, और इस तरीके से ये घूमते घूमते एक अंततः जो है यहाँ पर एक खिड़की लगी होती है, यानी यहाँ पर खुला रहेगा, और यहाँ पर वो हमारा टारगेट होगा जहाँ पर हमको इस आवेशित कण को ले जाके बमबारी करानी है, ठीक है। तो इस प्रकार साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि 2 डीज होते हैं, धातु के बने होते हैं, और इनको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया होता है। इनको एक दोलक या एक एसी सोर्स से जोड़ा गया होता है, जिसकी मदद से यहाँ पर आवेशित कण एक वृत्तीय गति करने लगती है, और वृत्तीय गति करते करते उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, और अंततः यहाँ पर एक खिड़की होती है, और उस खिड़की को जहाँ ये खिड़की के सामने जैसे ये पहुंचता है, तो सामने ये हमारा टारगेट होता है, और इस टारगेट में ये जाके टकरा जाता है, ठीक है। तो यही इसका उपयोग होता है कि साइक्लोट्रॉन की मदद से हम लोग आवेशित कण को त्वरित गति प्रदान करते हैं, जिससे उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये अगर वृत्तीय गति कर रहा है, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब ये वृत्तीय गति करेगा तो वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी उसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है R=mv/qb, वृत्तीय पथ की त्रिज्या का ये फार्मूला होगा। अब मान लीजिए वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए आपने फार्मूला निकाल लिया, अब इसी से आप ये निकाल सकते हैं कि इस वृत्तीय पथ पर घूमते हुए इसकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है। तो गतिज ऊर्जा k बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2 m और v का स्क्वायर, यानी आवेशित कण का ये द्रव्यमान और आवेशित कण का वेग। अब देखिए, अगर आवेशित कण का वेग आपको पता करना है, तो आवेशित कण के वेग का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ से जब निकालेंगे तो आएगा qBr/m, और यहाँ पर रख देते हो, यह हो जाएगा 1/2 m इंटू यहाँ पर हो जाएगा qBr/m और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ½ mv²। तो
तो गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला हो गया। और ये फार्मूला किसके लिए हो रहा है, तो जिस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है उसके लिए बात कर रहे हैं। त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, फार्मूले से पता चल रहा है। ये हो जाएगा 1/2 m और यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपान ये हो जाएगा m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर और अपान m। तो ये हो गया r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमते हुए कण की गतिज ऊर्जा का फार्मूला, ठीक है। और ये हो गया उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान। इसके बाद फिर आपने एक और चीज पढ़ा था, जब त्रिज्या आपने निकाला था वृत्तीय मार्ग पर घूमते हुए आवेशित कण के लिए, तो आपने उसके दोलन काल या आवर्त काल का भी फार्मूला निकाला था। तो दोलन काल के लिए जो फार्मूला होता है उसको भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ। दोलन काल के लिए फार्मूला है t बराबर 2πm और अपान qb, ठीक है। ये हो गया दोलन काल के लिए फार्मूला। ये फार्मूले मैं आपको फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग देखने वाले हैं साइक्लोट्रॉन की क्या लिमिटेशंस हैं, है ना, क्या कहाँ ये काम नहीं करता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर उस आवेशित कण का द्रव्यमान परिवर्तित हो जाए तो फिर उसका दोलन काल भी बदल जाएगा। दोलन काल का मतलब कि कितने, ये जो एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ जो समय था, ठीक है। तो अभी तक अगर आवेशित कण का देखिए दोलन काल, आवेशित कण का अगर दोलन काल उतना ही था, यानी आवेशित कण एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय ले रहा था जितने समय में इस एसी सोर्स की पोलरिटी चेंज हो रही थी, है ना। क्योंकि अगर आधे चक्कर में ये यहाँ से यहाँ आ रहा है आवेशित कण, तो उतने ही समय में इसकी जो पोलरिटी, जो अभी ये प्लस ये माइनस था, इसको माइनस प्लस इसको माइनस होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये आवेशित कण आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आवेशित कण और इस सोर्स की जो टाइम पीरियड है वो दोनों इक्वल था और इसी वजह से ये इतना अच्छा इनका जो है कोलैबोरेशन हो गया कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे को जो है मदद करते रहे और इसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि आवेशित कण यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया लेकिन अभी तक इन दोनों डीज की पोलरिटी वही है जो पहले थी, तो अगर ये पोलरिटी अभी भी इसकी वही होगी तो फिर ये आगे तो नहीं जा सकता। आगे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वैद्युत बल इधर नहीं काम करेगा। अगर ये प्लस ये माइनस है, वैद्युत बल तो अभी भी इधर ही काम करेगा, तो फिर ये आवेशित कण यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, t इज इक्वल टू 2πm/qb। तो ये बात हो गई साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है और इसके लिए रिलेटेड ये फार्मूले। अब इसका उपयोग क्या क्या है ये देख लेते हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस है ये भी देख लेते हैं। उपयोग की अगर बात करें तो उपयोग में 2-3 उपयोग हैं इसके, मुख्य उपयोग जो है। सबसे पहला उपयोग तो ये है, सबसे पहला उपयोग ये है कि आवेशित कण को जो है त्वरित गति प्रदान करता है। और त्वरित गति प्रदान करने से क्या होता है कि इसको हम लोग किसी भी यहाँ पर परमाणु या नाभिक के ऊपर बमबारी करके उसके आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग न्यूक्लियर फिजिक्स में यानी नाभिकीय भौतिकी में नाभिकों की संरचना को जानने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला उपयोग इसका लिख सकते हैं आप नाभिकीय भौतिकी में, ठीक है। नाभिकीय भौतिकी में जो है नाभिकों की संरचना बनावट के बारे में जान सकते हैं। दूसरा क्या उपयोग है, दूसरा उपयोग यह है कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थों को बनाने में काम आता है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनाए जाते हैं बमबारी करके, तो रेडियो एक्टिव पदार्थों को बनाया जाता है और इनका उपयोग, इन रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है, ठीक। और तीसरी जो बात है, तीसरा ये है कि इनकी मदद से हम किसी भी आवेशित कण को किसी ठोस के अंदर डोप कर सकते हैं। डोप करने का मतलब उसके अंदर कहीं पर उसको डोपिंग का मतलब कि ये हो गया कि किसी, मान लीजिए कोई ठोस है, इसके अंदर आवेशित कण को किसी एक स्थान पर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो किसी आवेशित कण को जो है इसके अंदर पहुंचा सकते हैं और इसकी मदद से आप एक नए तरह के पदार्थ का जो है सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये लिख दीजिए कि अगला इसका उपयोग जो है वो नए पदार्थों का संश्लेषण यानी सिंथेसिस करने में, नए पदार्थों का संश्लेषण करने में। तो ये 3 उपयोग हो गए साइक्लोट्रॉन के, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि इसके सारे उपयोग हर जगह हम लोग उपयोग कर सकते हैं, किसी भी आवेशित कण के लिए ये सारा काम कर सकते हैं। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, तो लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी सीमाएं। तो सीमाओं में सबसे पहला तो ये याद रख लीजिए कि आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है t बराबर 2πm/qb, इसमें आप देख रहे हैं कि अगर m का मान बदलेगा तो t का मान बदलेगा और t का मान अगर बदल गया तो फिर ये जिस तरीके से वर्क कर रहा है वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब m बदलता कब है, तो m तो तब बदलता है जब किसी कण का वेग
प्रकाश के वेग के लगभग तुल्य हो जाए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स होता है जिसमें किसी भी पिंड के द्रव्यमान को हम लोग नियत मानते हैं। नियत इसलिए मानते हैं क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में जो चाल होती है पिंड की, वो प्रकाश की चाल की तुलना में बहुत कम होती है। और अगर किसी भी पिंड की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है तो उस पिंड का द्रव्यमान नियत होता है या अपरिवर्ती होता है। लेकिन अगर किसी पिंड की चाल प्रकाश की चाल से थोड़ी बहुत कम यानी उसके तुल्य या उससे ज्यादा हो जाए तो उस पिंड का वेग बदल जाता है, सॉरी द्रव्यमान बदल जाता है। और अगर उसका द्रव्यमान बदल जाएगा तो आप देख रहे हैं कि उसका टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। और उसका टाइम पीरियड अगर आवेशित कण का आवर्तकाल जो है इस दोलक के दोलन काल से अगर अलग हो गया तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर ये सीमाएं इसकी ये है कि हम केवल एक लिमिट तक ही, मतलब कि केवल एक लिमिट तक ही हम लोग किसी भी आवेशित कण को जो है त्वरित गति प्रदान कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। प्रकाश की चाल जो है अगर उसके तुल्य या उसके बराबर हम चाल करना चाहेंगे तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो एक लिमिट तक v का मान c से काफी कम रहता है, एक लिमिट तक ही हम लोग आवेशित कण को गतिमान कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कण बहुत हल्के होते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन की मदद से त्वरित गति प्रदान किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, बहुत कम होता है। और बहुत कम द्रव्यमान होने की वजह से ये बहुत जल्दी से इसका वेग बढ़ जाता है, और वेग जब बढ़ जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, परिवर्ती हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा है m = m0/√1 - v²/c²। ठीक है ना, तो अगर इसका द्रव्यमान बहुत तेजी से बदल जाएगा, द्रव्यमान बदलेगा तो इसका वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फिर से वही वाली प्रॉब्लम आ जाएगी और ये काम नहीं कर पाएगा। तो दूसरा ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को इसकी मदद से जो है त्वरित गति नहीं प्रदान कर सकते हैं। पहला ये कि एक निश्चित सीमा तक ही हम आवेशित कणों को जो है वेग प्रदान कर सकते हैं, एक त्वरित वेग। और तीसरी चीज ये है कि जो उदासीन कण होते हैं, उदासीन कण, उनको हम इसकी मदद से जो है त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये उदासीन कण है तो ना तो इसके ऊपर ये वैद्युत बल काम कर पाएगा और ना ही चुंबकीय बल काम कर पाएगा। तो अगर इसके ऊपर वैद्युत बल या चुंबकीय बल नहीं काम कर पाएगा तो ये यहाँ पर वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उदासीन कणों को इससे त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकते, हल्के कणों को त्वरित गति यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकते हैं, और एक निश्चित वेग तक ही त्वरित गति प्रदान कर सकते हैं। तो ये तीन इसकी लिमिटेशंस हो गई। ठीक है ना, तो कुल मिला के आप ये याद रख सकते हैं कि धन आवेशित यानी साइक्लोट्रॉन किन के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, तो धन आवेशित और जो भारी कण होते हैं उनको ही हम लोग साइक्लोट्रॉन की मदद से त्वरित गति प्रदान कर सकते हैं। और एग्जांपल याद कर सकते हैं कौन कौन से धन आवेशित और भारी कण है जिनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, तो वो होते हैं प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन होते हैं और ड्यूट्रॉन होते हैं और उसके अलावा अल्फा कण। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल आप याद रखिए कि ये धन आवेशित कण भी हैं और भारी कण भी है। इनको हम लोग जो है साइक्लोट्रॉन की मदद से त्वरित गति प्रदान कर सकते हैं और उसकी मदद से ये जो भी इनका उपयोग है वो कर सकते हैं। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन था उसमें अल्फा कण के लिए, अल्फा कण को एक तीव्र गति जो है प्रदान करने के लिए भी जो है इसी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा हो गया साइक्लोट्रॉन। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टॉपिक यानी धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही लूप का मतलब क्या होता है, तो धारावाही लूप का मतलब कि एक ऐसा लूप का मतलब कि बंद आकृति हो यानी वृत्ताकार कह लीजिए, और धारावाही लूप का मतलब कि इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, तो तीसरा टॉपिक है धारावाही लूप के अक्ष पर। हेडिंग में भले ही हमने लिखा है कि धारावाही लूप के अक्ष पर, लेकिन इसी की मदद से हम लोग धारावाही लूप के केंद्र पर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र पता करेंगे। धारावाही लूप के अक्ष पर, क्योंकि केंद्र वाली जो कंडीशन है ना वो एक स्पेशल केस है, और ये अक्ष वाला जो है वो इन जनरल है। तो हम लोग जनरल फार्मूला देख लेंगे तो उसमें जो है कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमको केंद्र पर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में, कि धारावाही लूप के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, और उसी तरीके का ये फार्मूला है मिलता जुलता। यानी आपको एक धारावाही लूप लेना है, मान लीजिए एक धारावाही लूप है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इस लूप की जो त्रिज्या है
उस लूप की त्रिज्या है a, और इस लूप के केंद्र से यहाँ पर x दूरी पर, लूप के केंद्र से x दूरी पर यहाँ पर अक्ष पर ही यहाँ पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमको पता करना है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह के धारावाही लूप के कारण उसके अक्ष पर x दूरी पर अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए फार्मूला होता है अक्ष पर। तो अक्ष के लिए अभी हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं, फिर हम लोग केंद्र के लिए बात करेंगे। ठीक है ना, तो अक्ष पर फार्मूला होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 और NIA स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ये हो गया लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट मैं बता चुका हूँ कि बायो-सेवर्ट नियम में म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और n क्या है? n है इस लूप में फेरों की संख्या, n है फेरों की संख्या, और I आप जान रहे हैं कि इस लूप में प्रवाहित होने वाली धारा का मान है a, इस लूप की त्रिज्या है, ये त्रिज्या है a, और x क्या है? तो इस लूप के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पता कर रहे हैं। ठीक है, ये x का मान है। तो ये हो गया धारावाही लूप के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। अब इस फार्मूले में देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कभी ये दिया हुआ कि लूप जो है, लूप में फेरों की संख्या नहीं दी हुई है, तो अगर लूप में फेरों की संख्या नहीं दी हुई है तो आप सोचिए किसी भी लूप को बनाने के लिए सबसे कम कितने फेरे की जरूरत होगी? तो सबसे कम एक फेरा तो होगा ही होगा। अगर एक फेरा भी नहीं होगा तो ये लूप भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम एक फेरा जरूर होगा। तो अगर लूप में कभी भी फेरे की संख्या न दी हो तो ध्यान रखना है आपको कि n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 1। तो अगर फेरों की संख्या नहीं दी हुई है तो n की वैल्यू 1, अगर फेरों की कोई संख्या दी हुई है तो आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मान लीजिए हमको इस लूप के केंद्र पर पता करना है, इस लूप के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना, उसके लिए फार्मूला जानना है, तो देखिए अगर केंद्र की हम बात करें तो केंद्र ये वाला बिंदु कब मिलेगा? अगर ये बिंदु P पर हम इस लूप के अक्ष पर जो बिंदु P है, अगर वहां से हम पीछे लौटते जाएं, यानी दूरी का मान कम करते 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 यहाँ तक आ जाएं, वापस आ जाए यहाँ तक, तो हम केंद्र पर पहुंच जाएंगे। और जब केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो केंद्र पर पहुंचने के लिए जो केंद्र से जो दूरी नापी गई थी उसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो अगर हमको केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो केंद्र के लिए आपको फिर इस x का मान यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग केंद्र पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, x का मान 0 रख दीजिए तो यह आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 और ये हो जाएगा NIA स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर, और x का मान तो 0 हो गया। ठीक है, तो a स्क्वायर का पावर कितना? 3/2, और a पावर 2 पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a पावर 3 बचा और ये a पावर 2, a पावर 2 और a पावर 3, तो 2 पावर इससे कट जाएंगे, एक a बचेगा, तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 और NI, और अपान में कितना हो जाएगा? अपान में हो जाएगा a। तो ये हो गया फार्मूला लूप के केंद्र के लिए। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 और NI अपॉन a। और अगर फेरों की संख्या की बात करें, n की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन a। तो ये हो गया धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला और उसके केंद्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। अब मान लीजिए अगर इसकी दिशा पता करनी है तो दिशा के लिए आपने पढ़ लिया है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, उसकी मदद से आप पता कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अगर मान लीजिए दाहिने हाथ के अंगूठे का ही नियम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये जो है कुंडली के रूप में है, तो अगर कुंडली के रूप में अगर धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए देखिए इसको हम लोग इसको धारा की दिशा में इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाएगी। अगर धारा की दिशा उल्टी होती तो इसको हम लोग ऐसे रखते, और ऐसे जब रखते तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ हो जाती। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका फार्मूला क्या आता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था गॉस की प्रमेय, वैसे ही यहाँ पर है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, परिपथीय नियम, गॉस की प्रमेय से भी हम लोग क्या पता करते थे कि किसी बंद पृष्ठ के कारण जो है, जो किसी बंद पृष्ठ में वो लागू होता था और उसमें गॉस की प्रमेय बताता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसमें जो बंद आवेश है उसके बीच का संबंध। वैसे ही
एम्पियर का परिपथीय नियम भी बताता है किसी भी जो बंद पृष्ठ होती है, बंद एक आकृति लूप होती है, उसमें से जो चुंबकीय क्षेत्र जो गुजर रहा है वो और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के बीच का संबंध। तो मान लीजिए कि कोई बंद, इस तरीके से हम ले रहे हैं, बंद लूप है, इसको बंद लूप या बंद पास कर रहे हैं, और इसमें जो है धारा आई प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें से गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है ये, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी। तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि निर्वात में स्थित किसी बंद पास में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन का मतलब बी डॉट डी एल। डी एल क्या है? इसका एक छोटा सा हिस्सा है ना, डी एल, इस लूप का एक छोटा सा हिस्सा। बंद पास, निर्वात में किसी बंद पास के चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस बंद लूप या पास में से गुजरने वाली धारा का, अगर इसको धारा को हम आई नॉट कर रहे हैं, ठीक है, म्यू आई ही कर देते हैं, धारा का म्यू नॉट गुना होती है, ठीक है। ये जो फार्मूला आया, यही फार्मूला है एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में यही बताना है आपको, ये क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र का, ये निर्वात में रखे किसी लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन किसके बराबर है? तो रैखिक समाकलन बराबर म्यू नॉट गुना, और म्यू नॉट गुना किस चीज का? तो इस लूप में बहने वाली धारा, ठीक है। तो म्यू नॉट गुणे में प्रवाहित कुल धारा या फिर धारा। फिर से मैं स्टेटमेंट बता देता हूं एम्पियर के परिपथीय नियम का, कि निर्वात में किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस लूप में से प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होती है, ठीक है। तो ये है एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट, और ये इसका फार्मूला, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और इसकी ही मदद से, जैसे आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय, फिर आपने पढ़ा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, वैसे ही यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। इस एम्पियर के परिपथीय नियम को ही, इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकत्व का गॉस की प्रमेय कहा जाता है ना। ये वही एकदम बिल्कुल गॉस की प्रमेय के ही कंपेरेबल है या उसी के पैरेलल है। तो जो सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंस गॉस की प्रमेय थी, जो उसका तरीका था, सारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम का है। अंतर इतना है, वो सारी चीजें वैद्युत क्षेत्र के लिए थी और ये सारी चीजें चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए, अच्छा एक बार यहाँ पर और याद रखिए कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, इसमें अभी कुछ एक मिस्टेक है, एक हल्की सी यहाँ पर गलती होती है, जो अभी तो हमको ऐसे ही पढ़ना है एज इट इज, लेकिन जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो वहां पर आपको मिलेगा मैक्सवेल का एम्पियर परिपथीय नियम, ठीक है, या एम्पियर मैक्सवेल नियम। तो एम्पियर का मैक्सवेल का जब परिपथीय नियम आप पढ़ेंगे, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सवेल ने ही इसमें जो मिस्टेक थी उसको करेक्ट किया था, इसीलिए इसका नाम बाद में पड़ जाएगा मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप यही याद रखिए कि निर्वात में किसी बंद पास के चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस बंद पास में से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे परिनालिका क्या होता है और टोरॉइड क्या होती है, और कैसे एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके हम लोग इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र और उसमें बहने वाली धारा के बीच संबंध निकाल सकते हैं। तो वास्तव में ये परिनालिका और टोरॉइड जो है, यानी टॉपिक नंबर 5 जो है, वो एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, और इसी का अनुप्रयोग करके ही जो है ये हम लोग पता कर पाते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परिनालिका। तो परिनालिका क्या है? परिनालिका का मतलब देखिए होता है एक धारावाही परिनालिका का मतलब होता है कि एक ऐसी परिनालिका, एक ऐसी नली जिसमें एक, पहली बात तो धारावाही परिनालिका है तो इसलिए आप याद रखिए कि इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तो यानी कोई चालक तार होगा, है ना, किसी नली के ऊपर, किसी कागज की गत्थी के ऊपर सिलेंडर के रूप में होगा, उसके ऊपर ये चालक तार होंगे, लपेटे होंगे बहुत नजदीक, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है ना। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और ये परिनालिका के रूप में है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं धारावाही परिनालिका। तो इस परिनालिका के कारण, इस परिनालिका में भी अगर हम लोग परिपथीय नियम का, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करें, तो यहाँ पर भी
क्या होगा कि आपको ये मिलेगा कि इस परिणामिका के कारण इसका ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष है, इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा और वो मान आएगा B बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, परिनालिका के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई। और ध्यान रखना है कि ये अक्ष की बात कर रहे हैं, और परिनालिका का मतलब हम ऐसी परिनालिका की बात कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या की तुलना में या जिसके व्यास की तुलना में इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर लंबाई बहुत ज्यादा नहीं लेंगे तो अक्ष के कारण, अक्ष के अलावा यहाँ पर भी चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। लेकिन जब आप इसको बहुत ज्यादा लंबा ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा अगर लंबा होगा तो यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगी, है ना। अगर छोटा होता तो बहुत नजदीक नजदीक रहती। तो ये परिनालिका चूंकि बहुत लंबी है त्रिज्या की तुलना में, तो बल रेखाएं बहुत ज्यादा दूर दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि बल रेखाएं बहुत दूर दूर है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, जबकि ये हमेशा नहीं होता है। तो इसलिए याद रखना है, हम लोग लंबी परिनालिका की बात कर रहे हैं या अनंत लंबाई की परिनालिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक परिमित लंबाई का या छोटी परिनालिका है तो उसके लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं हो पाएगा, जबकि यहाँ पर हम 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो परिनालिका के केवल अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट आप समझते ही हैं, और आई इसमें बहने वाली धारा है, और एन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। एन बराबर होता है कैपिटल N अपान L, जहां पर कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है इसमें कुल फेरों की संख्या। ठीक है, कैपिटल N का मतलब है कुल फेरे, ये कुल फेरों की संख्या है। और L क्या है, तो L है इस परिनालिका की लंबाई। अब देखिए, कुल फेरों की संख्या को जब लंबाई से भाग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और इसी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हमने स्मॉल n नाम दिया। ठीक है, तो स्मॉल n यहाँ पर फेरों की संख्या नहीं है, बल्कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपान L, जहाँ पर कैपिटल N कुल फेरे और स्मॉल n उसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये हो गया परिनालिका के कारण, परिनालिका की परिभाषा कि किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर, किसी कागज के गत्ते के ऊपर बेलनाकार रूप में उसको बना के उसके ऊपर जो है तांबे के तार के फेरे बहुत नजदीक नजदीक लपेट दिए जाए और उसमें धारा प्रवाहित की जाए, तो इसी को हम लोग परिनालिका या धारावाही परिनालिका कहते हैं। धारावाही परिनालिका की अगर लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा है तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई। और ये कैसे आया, तो ये एम्पियर के परिपथी नियम का प्रयोग करके आता है। ठीक है, जहाँ पर स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है प्रति एकांक लंबाई में, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या या फेरे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा वाला टॉपिक जो है वो है टोरॉइड, है ना। ये हम लोग पढ़ लिया परिनालिका। अब बात करते हैं टोरॉइड के बारे में। देखिए, जो परिनालिका होता है ना, इसी को सोलेनॉइड भी कहते हैं इंग्लिश में, सोलेनॉइड। तो अगला है हमारा टोरॉइड, और इस टोरॉइड को टोरॉइड ही कहते हैं इंग्लिश में। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड यही आपके सिलेबस में है। देखिए, सोलेनॉइड में क्या होता है कि सोलेनॉइड में हमने एक जो है सिलेंडर या बेलनाकार पाइप के ऊपर तांबे के जो है तारों को लपेट दिया हुआ है, और इसका ये शुरुआत है, इसका ये अंत है। ये कह लीजिए इसके 2 एंड आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर इस दोनों एंड को हम ऐसे पकड़ें और पकड़ के आपस में ऐसे आपस में जोड़ दें तो इस प्रकार ये एक जो है वृत्ताकार एक आकृति बना लेगा और इसका एंड जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एंडलेस सोलेनॉइड को ही हम लोग टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इस बात को कि एंडलेस सोलेनॉइड को ही, एंडलेस सोलेनॉइड यानी एक ऐसा सोलेनॉइड जिसका कोई एंड ना हो, यानी शुरू और अंत ना दिखे, दोनों को यानी आपस में हमने जोड़ दिया है। ठीक है ना, तो एंडलेस सोलेनॉइड को ही टोरॉइड कहते हैं। और ये कैसे होता है, तो ये बस वही जो आपके पास ये परिनालिका थी उसी को आपस में जोड़ देना है, इस तरीके से ये आपस में लाके यहाँ पर जोड़ देना है ये। ठीक है, ये वृत्ताकार रूप में हो गया। अब ये जो वृत्ताकार रूप में हो गया, यानी ये भी किसी पाइप के ऊपर बना होता है, यानी ये ऐसे ही होता है। यानी ये कोई अगर पाइप है, मान लीजिए इस तरीके से जोड़ दिया गया और इसके ऊपर ये फेरे जो है तांबे के लपेट दिए गए, तो इसी को हम लोग टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, अब इस टोरॉइड के कारण भी इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र पर 0 होगा। देखिए, पहली बात तो केंद्र पर 0 होगा, बाहर भी 0 होगा। इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है टोरॉइड की वजह से, उसका भी मान हम लोग परिपथी नियम से निकालते हैं और उसका भी फार्मूला एकदम सेम है, म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ पर जो n था वो क्या था, ये था प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो यहाँ पर भी n क्या होगा, ये होगा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। लेकिन यहाँ पर
जब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की बात हो रही थी तो हमने सभी फेरों की संख्या को इसकी लंबाई से भाग किया था। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालेंगे तो कुल फेरों की संख्या बटे में, अब चूंकि देखिए ये वृत्ताकार है तो वृत्ताकार अगर है तो वृत्ताकार भाग होता है तो उसकी लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, उसकी लंबाई को हम लोग परिधि करते हैं। तो इसकी पूरी जब लंबाई निकालेंगे वास्तव में हम इसकी परिधि का मान निकालेंगे और परिधि कितनी होती है वृत्ताकार भाग की, तो 2πr। ठीक है, तो यही आपको सावधान रहना है कि यहाँ पर परिनालिका केस में, यहाँ परिनालिका के केस में लिखते हैं n/l स्मॉल n की वैल्यू, जबकि टोरॉइड के केस में लिखेंगे मतलब कैपिटल N/2πr। ये 2πr भी इस टोरॉइड की क्या है, लंबाई है, और यहाँ पर परिनालिका की लंबाई थी l। ठीक, तो स्मॉल n जो है वो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और परिनालिका यानी सोलेनोइड और टोरॉइड दोनों के लिए फार्मूले सेम आते हैं, B = μ0 Ni, और इंडलेस सोलेनोइड को ही टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना है इन सारे फार्मूले को, फिर मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ। और अगला जो टॉपिक है वह है समांतर चालकों के बीच बल, यानी दो समांतर चालक हमको लेना है और उनके बीच में जो बल लगेगा उसके लिए फार्मूला देखेंगे, और उस फार्मूले की मदद से ही हम लोग फिर आगे देखेंगे कि 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे दी गई थी। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और आपको इसको नोट कर लेना है सबको। तो समांतर चालकों के बीच बल, आप जानते हैं कि जब भी कोई एक चालक होता है, कोई भी एक चालक हो, उस चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस विद्युत धारा के प्रवाहित होने की वजह से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसके ऊपर, इस चालक के ऊपर एक बल भी लगेगा। ठीक है, देखिए एक धारावाही चालक ये है, एक धारावाही चालक ये ले रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर, और दोनों में हमको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस वाले चालक के ऊपर एक बल लगेगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके कारण इसके ऊपर एक बल लगेगा। तो हमको यही देखना है कि कितना बल लगेगा, और दो कंडीशन हो सकती है। आप मान लीजिए अगर इसको हम A कहें और इसको केस नंबर B कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों समांतर चालकों में जो धारा हो ये एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों समांतर चालकों में जो विद्युत धारा हो वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले चालक में बहने वाली धारा I1, दूसरे चालक में धारा I2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर I1 और I2, और इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी को बोल रहे हैं R। और ये चालक कैसे हैं, तो ये हम इसको बोल रहे हैं, ये काफी लंबे चालक हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अनंत लंबाई के चालक, जबकि ये सच में अनंत लंबाई के नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सच में अनंत लंबाई के नहीं है, लेकिन ये काफी लंबे हैं, यानी इनके बीच की जो दूरी है इस दूरी की तुलना में इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो हम बोलेंगे अनंत लंबाई के चालक तार है। ठीक है, और इनकी लंबाई जो है वो है L। तो अगर इनकी लंबाई L है और ये दोनों समांतर चालक एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, ये हमारा टॉपिक नंबर कौन सा चल रहा है, छठा चल रहा है। ठीक है, तो अगर इनके बीच की दूरी R है और उसमें बहने वाली धारा I1 और I2 है, तो इनके बीच में जो बल लगता है उस बल के लिए फार्मूला है F = μ0/2π I1 I2 R × L, जहां पर L क्या है, L है इस चालक तार की लंबाई। अगर L को इधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, F/L = μ0/2π I1 I2 R। और ये जो F/L आया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, है ना। अगर दो समांतर चालक रख दिए जाएं आपस में एक दूसरे से R दूरी पर, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बराबर μ0/2π I1 I2 R। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात याद रखिए कि अगर दोनों चालकों में धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, तब आप जब यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या फिर दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 का प्रयोग करके बल की दिशा निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब दोनों समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो दोनों में जो बल लगता है वो एक दूसरे की तरफ लगता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये आकर्षण का बल काम करता है। ठीक है ना, जब दोनों में धारा समान दिशा में होती है तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी आकर्षण बल काम करता है, और जब दोनों में धारा बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करती है तो जो बल लगता है वो भी विपरीत दिशा में लगता है, और ऐसे में ये प्रतिकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना, अगर इसमें आकर्षण बल काम करेगा तो ये दोनों यहाँ पर बीच में चिपक जाते हैं, और ये इनमें प्रतिकर्षण बल काम करता है तो ये बीच में से खींच जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी आकृति हो सकती है, देखिए आकर्षण बल के कारण ये दोनों खींच जाते हैं बीच में,
इस तरीके से, है ना, नजदीक आ जाते हैं। और इसमें देखा जाए तो ये दोनों दूर चले जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आकर्षण बल काम कर रहा है और यहाँ पर प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, और उस बल का ये हो गया फार्मूला। ये फार्मूला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कि जो आपने 1 एम्पियर की परिभाषा याद करी होगी क्लास 9th में या क्लास 11th में, उस 1 एम्पियर की परिभाषा, स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो इसी फार्मूले से बनाई गई है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम 1 एम्पियर की परिभाषा को भी समझ लेते हैं कैसे वो बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो हेडिंग आपका है समांतर चालकों में बल, इसको एम्पियर की परिभाषा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, समांतर चालकों में बल कहिए, ये चुंबकीय क्षेत्र में दो समांतर चालकों में लगने वाला बल, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा। देखिए कैसे एम्पियर की परिभाषा बनी थी। इसमें हम कुछ कंडीशन ले रहे हैं कि यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, पहले से हम मान ले रहे हैं कि I1 और I2 का मान 1 एम्पियर है और R का मान है 1 मीटर। R का मान 1 मीटर होने का मतलब कि ये दोनों चालक एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। I1 और I2 का मान 1 एम्पियर अगर लिया जाए, है ना, इनके बीच की दूरी 1 मीटर लिया जाए और उसमें बहने वाली धारा को 1 एम्पियर लिया जाए, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो F/L बराबर आ जाएगा μ0/2 पाई। ठीक है, μ0/2 पाई, और ये सारी वैल्यू 1 हो गई। और आप लोग जानते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ बायो-सेवर्ट नियम में, μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो अगर आप μ0/2 पाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 4 में से एक 2 को यहाँ रहने दीजिए, एक 2 यहाँ ले जाइए, तो μ0/2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ पर जब मान रख देंगे कितना आ जाएगा, तो 2 × 10⁻⁷। और ये किसका मान आया, तो ये आया F/L का मान। F क्या है, बल, और L जो है वो लंबाई। तो बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अब देखिए इन कंडीशन के अनुसार अब आपको परिभाषा देना है। ये परिभाषा कैसे बनाएंगे कि यदि दो एक दूसरे के समांतर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है ना, तो यदि अनंत लंबाई के और एक दूसरे के समांतर दो चालकों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, और रखने के बाद अगर उनके बीच में प्रति एकांक लंबाई पर, ये देखिए F/L का मान इतना आया है, ठीक है ना, तो प्रति एकांक लंबाई पर यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाएगा, या 1 एम्पियर होता है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, निर्वात में एक दूसरे के समांतर तथा एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगे, तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है, और फार्मूले में फिर ये कंडीशन जब लगाएंगे तो बल बटे लंबाई का मान इतना आ जाएगा। तो आप बताएंगे कि यदि ऐसा ऐसा किया जाए, यानी इनके बीच की दूरी इतनी रखने पर बल इतना लग रहा होगा, तो इनके बीच बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर कहलाएगा। फिर से मैं इस परिभाषा को बता देता हूँ, आपको अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर लेना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन ये है कि निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो समांतर चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया 1 एम्पियर की परिभाषा और दो समांतर चालकों के बीच लगने वाला बल। अगला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है परिमित चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर परिमित लंबाई का कोई चालक तार ले लिया जाए, तो उस परिमित लंबाई के कारण, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो अगला है टॉपिक नंबर 7, परिमित या सीमित कह सकते हैं। ठीक है, परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी। ठीक है, तो परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी। मान लेते हैं कि देखिए परिमित लंबाई का एक चालक तार है। परिमित लंबाई मतलब इसकी लंबाई जो है डिफाइन है, वो पता है हमको इतनी लंबी है। तो इस परिमित लंबाई के चालक तार से, और इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है। आप जानते हैं जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न हो जाता है ना। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। और पहले इस चैप्टर का नाम, ये जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले इस चैप्टर का नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ही था। ठीक है, और ये तो जब से एनसीईआरटी लगा हुआ है तो चैप्टर का नाम उसमें ये आया हुआ है। ठीक, तो इस परिमित लंबाई के चालक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस परिमित लंबाई के चालक तार से मान ले रहे हैं कि स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है, और इसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। और ये जो बिंदु है, हम मान ले रहे हैं कि ये बिंदु इस ऊपर एक सिरे से φ1 कोण बना रहा है, और इस दूसरे वाले सिरे से φ2 कोण बना रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये φ1 कोण हो गया और नीचे φ2 कोण हो गया। तो इसके कारण जो फार्मूला यहाँ पर आता है B इक्वल टू, वो फार्मूला है म्यू नॉट अपान 2 इंटू आई अपान आर, सॉरी यहाँ पर 4 पाई होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये हो गया परिमित लंबाई के चालक तार के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, अगर ये परिमित लंबाई का है तब तो ये फार्मूला ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कई बार ऐसा हुआ है कि एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो है फार्मूला पूछा जाता है, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो परिमित लंबाई के केस से ही हम लोग अनंत लंबाई के केस का फार्मूला निकालेंगे। अब देखिए, अगर ये परिमित लंबाई का था तब तो हम कह रहे थे कि ये इतना कोण जो है इसके साथ ये कोण φ1 है, और यहाँ नीचे वाले सिरे के साथ कोण φ2। लेकिन अगर ये अनंत लंबाई का होता, अर्थात ये नीचे बढ़ता जाता और ये ऊपर बढ़ता जाता, तो जरा देखिए कि ये जो लाइन है, ये जो ऐसे इस क्षैतिज रेखा के साथ इतने इस झुकाव से बनी हुई है, φ1 कोण पर झुकी हुई है, अगर ये ऊपर बढ़ता जाता तो ये झुकाव भी देखिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे लाइन बड़ी होती जाती और ऊपर बढ़ती जाती, और आप देख रहे हैं कि ये कोण धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसी तरह से नीचे भी ये झुकाव है वो बढ़ता जाता, और इस तरह से ये कोण का मान भी नीचे की तरफ बढ़ता जाता। तो फाइनली यानी अगर हम अनंत लंबाई बोल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये कोण कितना हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा ये कोण बढ़ते बढ़ते ये एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मिल जाए जब ये अनंत तक पहुंच जाएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तो इसके और इसके बीच का कोण 90, यहाँ पर भी इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का कोण हो जाता 90। ठीक है, तो इसीलिए जब अनंत लंबाई की बात होगी, अनंत लंबाई के जब चालक की बात होगी, उसके लिए आपको φ1 और φ2 इन दोनों का मान कितना रखना पड़ेगा, 90 रखना पड़ेगा। तो φ1 और φ2 का मान जब π/2 यानी 90 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 + 1 यानी कि 2, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। तो ये हो गया अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, इस वाले फार्मूले को जब आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। पीछे आपने अभी अभी एक चीज पढ़ा कि वृत्ताकार ये लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लिए जब आपने फार्मूला निकाला था तो वो क्या आया था, म्यू नॉट अपान 2 इंटू एन आई अपान ए का मतलब यहाँ पर त्रिज्या थी, अगर माने त्रिज्या आर माने होते तो यहाँ पर हम आर लिखते। ठीक है, और आपने देखा था ये लूप के कारण उसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र था उसी का एक स्पेशल केस था, ये म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर। यदि मान लीजिए इसमें इस लूप में फेरों की संख्या 1 है तो एन को हटा देंगे, एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। ठीक है, यानी एक फेरे वाले लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। तो देखिए बहुत ज्यादा ये सिमिलरिटीज है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार इसको आप इस फार्मूले को जो है नोट करके जो है कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, किस केस में कौन सा फार्मूला है। यहाँ पर केवल और केवल किस चीज का अंतर आ गया है, पाई का अंतर आ गया है, नहीं तो सारे फार्मूले एकदम एक जैसे हैं। तो ये है लूप के केंद्र पर, जब लूप के केंद्र की बात होगी यहाँ पाई नहीं रहता है, जब अनंत लंबाई के चालक तार की बात होगी तो यहीं पर पाई आ जाएगा, बाकी चीजें एकदम सेम है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले आपको नोट करते रहना है और इसकी प्रैक्टिस भी बाद में आपको कर लेनी। तो ये हो गया सीमित लंबाई या परिमित लंबाई के चालक के कारण और अनंत लंबाई के चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र। तो 8वां टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण। तो चलिए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण।
बल आघूर्ण तो समझते ही होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण में जो टर्म बल आघूर्ण है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी हम धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण काम करता है। बल आघूर्ण का मतलब कि कोई ऐसा बल होगा जो उस चालक को घुमाने का प्रयत्न करता होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक आयताकार, मान लीजिए कि एक हमने कोई एक यहाँ पर रख दिया धारावाही चालक, यहाँ पर एक धारावाही चालक हमने आयत के रूप में जो है उसको रख दिया, और इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक को हम लोग रखते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो इसके ऊपर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है और उस बल का एक आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण का मतलब कि बल आघूर्ण की बात कब होती है? तो बल आघूर्ण की बात तब होती है जब कोई बल किसी भी पिंड को घुमाने का प्रयत्न करे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जब इस आयताकार धारावाही चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इस पर और इस पर, चूंकि धारा की दिशा बिल्कुल विपरीत है, तो इस पर और इस पर जो बल लग रहे थे वो दोनों के दोनों बल बिल्कुल बराबर एवं विपरीत दिशा में थे और इनकी क्रिया रेखा भी एकदम समान थी। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर दिए, लेकिन इस पर और इस पर जो बल लग रहे थे वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर एवं विपरीत तो थे, लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग थी, है ना। ये देखिए इस दिशा में यहाँ पर काम कर रहा है, ये क्रिया रेखा है और इसकी क्रिया रेखा ये, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात परिणामी बल तो देखा जाए तो परिणामी बल तो शून्य है, बराबर एवं विपरीत है, लेकिन इस बल की वजह से एक बल आघूर्ण काम करता है, ठीक है ना, जबकि इसकी वजह से कोई बल आघूर्ण काम नहीं करता है। बराबर एवं विपरीत यहाँ भी है, बराबर एवं विपरीत यहाँ भी है ना, क्योंकि आप जानते हैं धारा की दिशा के अनुसार, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है तो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 प्रयोग करेंगे तो आपको जो है इनकी दिशा मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बिल्कुल बराबर एवं विपरीत और इनकी क्रिया रेखा के एक समान होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर दिए। इनका भी बल मतलब इनका भी मान एकदम बिल्कुल बराबर था एवं विपरीत दिशा एकदम विपरीत थी, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, लेकिन ये इन दोनों की क्रिया रेखा अलग थी, इनके बीच में कुछ यहाँ पर लंबवत दूरी मिल रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से इस आयताकार लूप पर एक जो है बल आघूर्ण काम करता है जो इनको इस तरीके से घुमाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये ऊपर ले जा रहा है, ये नीचे ले जा रहा है, तो ये इस तरीके से घूमने लगता है और वही बल आघूर्ण के लिए हमको फार्मूला लिखना है। तो जो बल आघूर्ण यहाँ पर काम करता है इस चुंबकीय क्षेत्र में, अब देखिए जरूरी नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो यहाँ पर हम लूप रखें वो लूप आयताकार ही हो या वृत्ताकार ही हो या वर्गाकार ही हो, कोई भी आकृति का हो सकता है। ठीक है, तो बंद आकृति का होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो बल आघूर्ण काम करता है उसके लिए फार्मूला है टाउ बराबर NIAB और उसके बाद साइन थीटा। यहाँ पर थीटा किसके किसके बीच का कोण है? तो थीटा है इसका जो घूर्णन अक्ष है, जिस अक्ष के परितः ये घूम रहा है, घूर्णन अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, तो घूर्णन अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है थीटा, और यहाँ से आ गया टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। और ये जो फार्मूला पढ़ रहे हैं ये है चुंबकीय क्षेत्र में इस लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। और ऐसा ही एक फार्मूला आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि वैद्युत क्षेत्र में, अगर ये वैद्युत क्षेत्र हो तो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, और इसके लिए जो फार्मूला आपने पढ़ा था वो फार्मूला ऐसे था, टाउ बराबर क्या था? टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, जहां पर थीटा क्या था? तो इस द्विध्रुव और इस क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण, और E था इस ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, और P था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसी फार्मूले के फॉर्मेट में हम इस फार्मूले को लिखना चाहें तो देखिए साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा है, ये वैद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही थी वैद्युत क्षेत्र लिखा था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही तो चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, यानी यहाँ तक काफी सिमिलरिटी आपको दिखी यहाँ तक। ठीक है, ई तक, ई साइन थीटा यहाँ पर, बी साइन थीटा यहाँ पर, लेकिन इसमें लिखा होता था इसके पहले P, और इस P को हम लोग बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ पर लिखा हुआ है NIA। तो हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को भी एक सिंबल दे दिया, एक नाम दे दिया और उसको M बोल दिया, तो ये भी फार्मूला बन गया कितना? टाउ बराबर M उसके बाद B साइन थीटा, टाउ बराबर M B साइन थीटा। और अब ये फार्मूला इस फार्मूले की तरह हो गया, और यहाँ पर M का मतलब, जैसे यहाँ पर P का मतलब क्या था? P का मतलब था Q इंटू 2L, जिसको हम लोग बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैसे ही यहाँ पर भी M का मतलब क्या हो गया? तो
तो m का मतलब हो गया NiA, और इसको बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, या चुंबकीय आघूर्ण। ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फार्मूला m इज इक्वल टू NiA। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला हो गया, और चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर NiA। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, इस m का ये मान है m इज इक्वल टू NiA, जहां पर n क्या है, तो इस लूप में जो फेरों की संख्या है ये वो n है, I इसमें बहने वाली धारा, और A है इसका क्षेत्रफल। कई बार ऐसा होता है सवाल में आपको यहाँ पर लूप का जो नाम होगा वो दिया जाएगा वृत्ताकार लूप है। तो अगर यहाँ पर वृत्ताकार लूप होगा तो आपको यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल रखना पड़ेगा, यानी A बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर वर्गाकार होगा तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लिखेंगे भुजा स्क्वायर। अगर आयताकार होगा तो A की जगह पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो सवाल लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एरिया जो है, जो भी लूप होगा उसी का यहाँ पर एरिया रखेंगे, ठीक है, m बराबर। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता था आवेश और गुणे में उनके बीच की दूरी, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का भी कोई एक फार्मूला होना चाहिए, तो इसको भी याद रखिए। m इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है m इंटू में 2l, है ना। इसी को अगर आगे बढ़ा दे तो m इंटू 2l, जहां पर m क्या है, देखिए कैपिटल M तो चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन जो स्मॉल m है इसको बोलते हैं ध्रुव शक्ति, इसको बोलते हैं ध्रुव शक्ति। और 2l क्या है, तो वही 2l है, जैसे यहाँ पर 2l था, इस द्विध्रुव की टोटल लंबाई थी, वैसे यहाँ पर भी 2l जो है द्विध्रुव की लंबाई है। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब, चुंबकीय द्विध्रुव किसको बोलते हैं, तो यही जैसे दंड चुंबक है या चुंबकीय सुई है, इसी को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना, एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो, जिस पर एक बल आघूर्ण काम करे वो द्विध्रुव है, ठीक। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी दंड चुंबक है, और इसकी अगर टोटल लंबाई है 2l और इनके इन ध्रुवों की शक्ति हो स्मॉल m, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर m इंटू 2l, ठीक है। तो इसी के कंपेरेबल आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। तो इस टॉपिक पे आपको ये जो है 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। m के लिए ये वाला फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई न्यूमेरिकल आते हैं और इसके मात्रक पूछे जाते हैं। मात्रक भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये फेरों की संख्या है तो कोई मात्रक नहीं होगा, ये धारा है तो एम्पियर, ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और बल आघूर्ण का मात्रक तो जानते ही हैं, यहाँ पर आपने निकाला ही था। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी होता है, तो इसका मतलब कि न्यूटन और मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एक बड़ा ही छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या है। अब जैसे यहाँ पर तो हमने देखा कि जब किसी लूप को यानी धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर एक आघूर्ण काम करेगा, फिर हमने वैद्युत बल आघूर्ण देखा, चुंबकीय आघूर्ण देखा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का कॉन्सेप्ट क्यों आया। अब इलेक्ट्रॉन का अगर चुंबकीय आघूर्ण हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ पर भी धारा का प्रवाह होना चाहिए या आवेश को गतिमान होना जरूरी है, तभी तो इस पर आघूर्ण काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण देखिए, आप जानते हैं कि नाभिक में किसी भी परमाणु के जो नाभिक में आवेश होता है वो धन आवेश होता है और वो प्लस ZE होता है, और नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक हो गया और ये इसके चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप जान रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है यानी इसके पास आवेश है और ये चारों ओर जब इसके चारों ओर घूमेगा तो इस आवेश के प्रवाहित होने की वजह से एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये एक बंद लूप की तरह काम कर रहा है, और इस बंद लूप पर भी एक चुंबकीय आघूर्ण काम करता है। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए उस चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग μL से प्रदर्शित करेंगे। एक फार्मूला बस ये आप याद रखिए, μL इज इक्वल टू होता है E/2m और इंटू में L। L लिखते हैं या फिर J भी लिखते हैं, इसको L भी लिख सकते हैं या फिर J भी लिख सकते हैं। यहाँ पर M जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान है और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। और ये है चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का। L को बोलते हैं इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग। चलिए, तो इसमें इतना ही। अगला है द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो कौन सा द्विध्रुव हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव तो पढ़ ही चुके हैं और ये चैप्टर चुंबक का चल रहा है, तो चुंबक का अगर चैप्टर चल रहा है तो चुंबकीय द्विध्रुव की बात हो गई है ना। द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बी। तो द्विध्रुव के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें,
अब द्विध्रुव का मतलब क्या है, या धारावाही परिनालिका भी एक द्विध्रुव की तरह काम करती है ना, क्षण चुंबक की तरह काम करती है। चुंबकीय सुई भी द्विध्रुव का उदाहरण है, क्षण चुंबक तो द्विध्रुव का उदाहरण है ही, है ना। तो द्विध्रुव के कारण, कोई भी द्विध्रुव हो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। जैसे आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये वैद्युत द्विध्रुव था, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र, तो उसमें आपने देखा था कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति थी। बिल्कुल वैसे ही हम लोग देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र दो तरीके से बातें होंगी, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। जिस तरीके से आपने देखा था अक्षीय स्थिति में जो फार्मूला होता था वैद्युत वाले चैप्टर में, वैसे ही इसके भी अक्षीय स्थिति में चुंबक में भी फार्मूला होगा। लेकिन अंतर इतना होगा कि जब वैद्युत वाले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे तो कांस्टेंट कितना आता था 1/4πε0। अब चुंबक वाले चैप्टर की बात हो रही तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा μ0/4π। ठीक है ना। तो अक्षीय स्थिति में अगर मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक द्विध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके मध्य बिंदु O से यहाँ पर आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में हमको बी निकालना है। ठीक है, और ये मध्य बिंदु, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है 2l है, और इसकी ध्रुव शक्ति है स्मॉल m। तो इस द्विध्रुव के कारण इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में अगर हम लोग फार्मूला लिखें, वो फार्मूला आता है b = μ0/4π और 2m/r³। ठीक है, 2m/r³ हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर निरक्षीय स्थिति में बात करें तो निरक्षीय स्थिति में ये फार्मूला हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति का मतलब कि यहाँ पर इससे ऊपर या फिर इससे नीचे कर लीजिए, यहाँ पर ये r दूरी है। ठीक है, मध्य बिंदु से नीचे r दूरी, तो निरक्षीय स्थिति में b बराबर हो जाएगा μ0/4π। आप जानते हैं कि यहाँ 2m की जगह पर क्या हो जाएगा m/r³। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π 2m/r³ और μ0/4π m/r³। चलिए, और जैसे आप जानते हैं कि जिस तरह से द्विध्रुव इस वाले केस में फार्मूला होता था, यहाँ पर 2p/r³ होता था, यहाँ पर p/r³ होता था। तो p जो होता था उसको बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी तरीके से यहाँ पर जो m है वो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए ध्यान रखिए ये कौन सा वाला m है, ये ध्रुव शक्ति वाला m नहीं है, बल्कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाला m है, यानी कि m = ये NIA या फिर m × 2l, ये वाला m है। ठीक, चलिए लास्ट टॉपिक है हम लोगों का चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, और इसी को कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चल कुंडली धारा मापी यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को ही धारा मापी बोलते हैं हिंदी में। धारा मापी का ये मतलब नहीं कि जो सिर्फ धारा से रिलेटेड चीजें, ठीक है ना। तो याद रखिए धारा मापी का जो इंग्लिश है वो अमीटर नहीं होता है, अमीटर अलग होता है, धारा मापी अलग होता है। तो लास्ट टॉपिक ये जो है ये हमारा चल कुंडली धारा मापी। देखिए जो धारा मापी होता है वो धारा को डिटेक्ट करने के काम आता है, यानी ये पता कर सकता है कि कुंडली में धारा प्रवाहित, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। इसके अलावा धारा की दिशा को भी ये बताता है, और धारा की दिशा के साथ साथ धारा के परिमाण को भी बताता है। ठीक है ना। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर धारा मापी एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी परिपथ में धारा को पहले डिटेक्ट करता है कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा धारा की दिशा और धारा के परिमाण को भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। धारा मापी की बनावट की अगर बात करें तो इसमें क्या 21 सिद्धांत पर काम करता है। तो ये वही चुंबकीय क्षेत्र में जो बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट है उसी पर काम करता है। अभी अभी आपने देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करता है, और बल आघूर्ण काम करेगा तो फिर वो घूमेगा, बिल्कुल उसी सिद्धांत पर ये काम करता है। तो इसमें भी क्या होता है कि एक चुंबक रखा जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होगा चुंबक का, ये साउथ पोल। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इस तरीके से, इस दिशा में। ठीक है ना। और यहाँ पर बीच में एक लोहे का क्रोड होगा। लोहे का क्रोड मतलब कच्चा लोहा जो मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है ना। और इसके ऊपर तांबे के तारों को लपेटा गया होता है, और इसके अलावा फिर इनको आगे जो है इस तरीके से बांध के और मिरर के साथ यहाँ पर लटकाया गया होता है। तो ये यहाँ पर देखिए लूप एक तरह से बनाया गया तांबे के तारों को लपेटकर, और उसको इस मैग्नेट के बीच में रखा गया, मीन्स कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। और जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप को रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण काम करता है। तो इसके ऊपर भी एक बल आघूर्ण काम करेगा, और इसके आगे कनेक्ट करके जहां पर भी निडिल यानी ये सुई लगा रहता है ना, इस तरीके का होता है। आपने लैब में देखा होगा, ये इस तरीके से होता है। इस पे यहाँ पर एक निडिल होता है।
ठीक है, तो इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो निडल होता है, अगर ये इससे कनेक्ट है और ये घूमेगा तो फिर ये निडल भी घूमेगा, ठीक है, जिस दिशा में ये घूमेगा उसी अनुसार ये भी दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमेगा। तो यही है धारामापी की बनावट कि इसमें दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट पोल्स के बीच में एक लोहे का क्रोड होता है, यानी कच्चा लोहा होता है, जिसके तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटा गया होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें जब इस तांबे के तारों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक बल आघूर्ण काम करता है, जिसकी वजह से ये घूमता है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पर ये काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला इसके केस में आता है कि NIAB इज इक्वल टू होता है C∅। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। धारावाही, ये चल कुंडली धारामापी के केस में आपको याद रखना है कि NIAB बराबर C∅, जहां पर C को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिससे ये लटकाया गया है जिस तार से, उसका ऐंठन नियतांक, ठीक है ना, ऐंठन नियतांक या मरोड़ नियतांक बोलते हैं। और फाई क्या है, फाई है डिफ्लेक्शन या विक्षेप, ठीक है, उस निडल में जितना डिफ्लेक्शन या विक्षेप होता है ये वो है। n समझ रहे हैं, फेरों की संख्या है, I बहने वाली धारा, A इसका जो है पूरा क्षेत्रफल, B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से अगर हम लोग देखिए I को यहाँ पर रोके और बाकी सारे कांस्टेंट को इधर ले जाए तो I इज इक्वल टू मिलेगा C/NAB और उसके साथ C/NAB और इनटू में 5। और ये जो C/NAB है ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है इसके लिए, तो इसको हम K लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू K इंटू 5, ठीक है, I इज इक्वल टू K इंटू 5। और ये जो I इज इक्वल टू K इंटू 5 लिखा हुआ है आपने, तो K यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन गुणांक, है ना, रिडक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, परिवर्तन गुणांक है ये भी एक कांस्टेंट है। तो इससे पता चलता है I इज इक्वल टू K इंटू 5 से कि I प्रोपोर्शनल टू 5। I प्रोपोर्शनल टू 5 का क्या मतलब है, इसका मतलब कि जितनी ज्यादा इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, यानी उतना ज्यादा इसमें विक्षेप होगा। तो ये याद रखिए कि धारा का मान बढ़ाने पर इसमें विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। ऐंठन नियतांक ये हो गया, और इसको बोलते हैं, इसको मरोड़ नियतांक भी कहते हैं, और ये हो गया परिवर्तन गुणांक। ये तो रही बात सिंपली चल कुंडली धारामापी की, जो धारामापी को डिटेक्ट करने और उसकी दिशा पता करने के काम आता है। अब देखिए जो धारामापी होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि कम धारा प्रवाहित करने पर भी बहुत ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ज्यादा धारा प्रवाहित करें तो इतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाती है तो इसका जो निडल होता है वो टूट सकता है या डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंसिटिविटी में दो टर्म यहाँ पर आएंगी। धारावाही की जो चल कुंडली धारामापी है इसकी सेंसिटिविटी में हम लोग दो सेंसिटिविटी की बात करेंगे। पहली बात तो धारा का के लिए कितना सेंसिटिव है, यानी धारा सुग्राहिता जिसको बोलते हैं, धारा सुग्राहिता यानी इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। धारा सुग्राहिता, सेंसिटिविटी या सुग्राहिता का मतलब ये है कि कितनी कम से कम धारा देने पर कितना ज्यादा से ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर कम से कम धारा देने पर, कम से कम वोल्टेज अप्लाई करने पर ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो बोलेंगे बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव है, ठीक है ना। और प्रति एकांक एम्पियर यानी एकांक धारा प्रवाहित करने के बाद जितना इसमें डिफ्लेक्शन होता है, देखिए आई से हमने जो है डिवाइड कर दिया है डिफ्लेक्शन को, एकांक धारा प्रवाहित करने की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिव, करंट सेंसिटिविटी, तो SI हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप चाहे तो इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं जो आपने पीछे पढ़ा, NIAB इज इक्वल टू क्या होता है C∅। तो यहाँ से अगर आप phi/I की वैल्यू निकालेंगे तो phi/I की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, तो C/NAB, ठीक है। तो phi/I यानी C/NAB, तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला phi/I को ही करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। एकांक धारा के कारण उत्पन्न होने वाले विक्षेप को ही धारा सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगला है हमारा, ये है वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा
एकांक विभवांतर के कारण, है ना, एकांक विभवांतर के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है उसी को, जो विक्षेप होता है धारामापी में, उसी को हम लोग वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। तो एस वी इज इक्वल टू फाई अपॉन वी, ठीक है ना। और v की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो v की जगह पर अगर लिखे i इंटू आर, ये क्या बन जाएगा, फाई अपॉन आई इंटू आर, ठीक है ना, फाई अपॉन आई इंटू आर। और फाई अपॉन आई को हम लोग क्या बोल चुके हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एक रिलेशन भी बन जाएगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो एकांक धारा के कारण होने वाले विक्षेप को धारा सुग्राह्यता, एकांक विभवांतर के कारण होने वाले विक्षेप को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। एस आई बराबर फाई अपॉन आई, एस वी बराबर फाई अपॉन वी, और इन दोनों के बीच का रिलेशन है एस वी इज इक्वल टू एस आई अपॉन आर। ये तो रही बात इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि चल कुंडली धारामापी के सेंसिटिविटी की बात। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी अगर इतनी ज्यादा है तो कैसे इसका प्रयोग हम लोग और कामों के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा नापनी है, तो अगर उसमें बहुत ज्यादा धारा होगी तो आप जानते हैं कि इस धारामापी से उसको नापना मुश्किल है, क्योंकि धारा का मान ज्यादा होगा और ये सेंसिटिव है ना, ये सेंसिटिव है, तो फिर जो है ये इसका जो नीडल है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए किसी भी परिपथ में धारा को, यानी स्पेशली धारा का मेजरमेंट, अगर हमको करंट का मेजरमेंट करना है तो सीधे सीधे हम इस गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम इसमें कुछ संशोधन करते हैं, और संशोधन करने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे अमीटर। अमीटर का मतलब अब इसको हम लोग इससे केवल धारा मापेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इसकी मदद से वोल्टेज को भी नाप सकते हैं, और तब इसका नाम हो जाएगा वोल्टमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि धारा मापी को कैसे अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इन जनरल है, ठीक है। धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर जो है वो इन जनरल होता है, इसमें कुछ करेक्शन करके हम लोग इसको अमीटर और वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो धारा मापी को हमको अमीटर बनाना है और फिर इसको वोल्टमीटर भी बनाना है। तो पहले तो आप अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में कुछ जान लीजिए, या यहीं पर हम लोग इसके साथ ही समझ लेते हैं कैसे इसमें चेंज करेंगे। मान लीजिए कि हम गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। और इसके ये जी जो है, जी का मतलब हम मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, है ना। तो इसके लिए अलग से हम लोग कोई रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं बनाएंगे, ठीक। चलिए, अब अमीटर जो है वो किस काम आता है, तो अमीटर किसी भी परिपथ में धारा को नाप, सीधे सीधे धारा को एम्पियर में नापने के काम आता है, एम्पियर या मिली एम्पियर में। इसी तरह से वोल्टमीटर किस काम आता है, तो ये वोल्टेज को नापने के काम आता है, किसी परिपथ के दो सिरों के बीच का विभवांतर नापने के काम आता है, इसको वी कहते रहे। अब इसके बाद जब धारा मापी की हम बात करें, यानी अमीटर की बात करें, तो किसी भी परिपथ में अगर हमको धारा नापना होता है तो उस परिपथ के साथ हमको अमीटर को कैसे जोड़ना है ये याद रखिए। अमीटर को हमेशा, मान लीजिए ये कोई परिपथ है और इसमें बहने वाली धारा को हमको नापना है, तो क्या करते हैं कि इसी के साथ श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको अमीटर को ए लिखते रहे और इसी तरह से वोल्टमीटर को वी लिख दे रहे, ठीक है ना। तो अगर किसी परिपथ में बहने वाली धारा को नापना है तो अमीटर को उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, और किसी परिपथ का अगर वोल्टेज नापना है तो वोल्टमीटर को उस परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना है तो वोल्टमीटर को उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है, वोल्टेज बता देगा। और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो जो है धारा बता देगा। एक और बात याद रखिए कि जो अमीटर होता है, अमीटर यानी गैल्वेनोमीटर से अमीटर हम लोग कैसे बनाए, तो अब इसको हम लोग समझते हैं, और इसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि कैसे उसको वोल्टमीटर बना सकते हैं। देखिए, गैल्वेनोमीटर जो है, ये है गैल्वेनोमीटर, हमको इसको अमीटर बनाना है। क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव है तो इसमें जब धारा जो है, अगर इसमें जो धारा जा रही है, अगर इसमें ज्यादा धारा जाएगी तो ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, और दूसरी एक बात और आप जान रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, चूंकि इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, और इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये धारा की प्रबलता को कम कर देगा, यानी कम धारा बताएगा। जो भी एक्चुअल धारा है उससे तो ये कम बताएगा, क्योंकि इसका अपना एक रेजिस्टेंस है। अगर इसका रेजिस्टेंस न होता या बहुत कम होता तब तो सही था, तब तो जितनी धारा जा रही उतनी धारा ये बताती, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से हम सीधे सीधे धारा इसलिए नहीं मापते हैं क्योंकि इसका अपना एक प्रतिरोध होता है, इसके अंदर जो ये चालक तार प्रयोग किए गए हैं इसका अपना एक प्रतिरोध होता है, और इस प्रतिरोध की वजह से आप पढ़ते हैं V बराबर I इंटू आर, तो I बराबर V अपान आर। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना कम धारा आएगी, यानी इस धारा का मान, जो वास्तविक धारा का मान है, वो यहाँ पर गलत बताएगा, कम बताएगा।
तो इसलिए हमको ये जरूरत पड़ती है कि हम इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध किसी तरीके से कम कर दें, और जब इसका प्रतिरोध कम कर देंगे तो फिर ये एक तरह से हमको सही सही धारा का मान बताएगा, और तब हम इसको अमीटर कहेंगे, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमको कम करना है, तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध को कम करने के लिए हमको समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ने की जरूरत होती है। और आप ये भी जानते हैं समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध तार जोड़े जाते हैं उसमें जब जो सबसे कम ओम का प्रतिरोध होता है, परिणामी जो तुल्य जो आता है वो उससे भी कम आता है। तो अगर आप इसका मान कम से कम रखना चाहते हैं तो कम से कम ओम वाले प्रतिरोध को इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे, और कम से कम अगर प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो जो इन दोनों का परिणामी आएगा वो इससे भी कम आएगा, यानी बहुत कम आएगा। और इसकी वजह से प्रतिरोध कम होने की वजह से अब जो है ये विद्युत धारा का सही मान बताएगा, और तब इसका नाम हम रख देंगे अमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बहुत कम ओम का प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, और बहुत कम ओम का जो प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में जोड़ा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं शंट, ठीक है ना। तो इसको शंट बोला जाता है, जो कम ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और गैल्वेनोमीटर और इसका जब परिणामी जो भी आ जाएगा उसकी वजह से प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम हो जाएगा तो ये विद्युत धारा का सही मान बताने लगेगा। और ये जो पूरा आपको अब दिख रहा है, पूरा ये कम अंदर ये पूरा कंप्लीट सर्किट दिख रहा है कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हमने एक शंट जोड़ दिया या बहुत कम प्रतिरोध को जोड़ दिया। ये जो पूरा बना है अब ये हो गया क्या, अमीटर, ठीक है ना। तो याद रखिए कि अमीटर को सर्किट के साथ, यानी जिस परिपथ का हमको धारा नापना है उसके साथ श्रेणी क्रम में तो जोड़ेंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए इसके समांतर क्रम में हमको शंट जोड़ने की जरूरत होती है। और ये जो पूरा बॉक्स के अंदर है ये हो गया हमारा अमीटर, और ये हो गया परिपथ, ठीक है। एक फार्मूला भी यहाँ पर आता है, उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कुल धारा आ रही थी आई, और यहाँ से जो धारा गैल्वेनोमीटर में गई उसको बोल रहे हैं आई जी, और जो शंट की तरफ गई वो है आई माइनस आई जी। तो ऐसे केस में अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच का, ये दोनों बिंदु अगर ए और बी हैं तो इनके बीच के विभवांतर के लिए फार्मूला लिखें तो धारा गुणे प्रतिरोध लिखते हैं। तो क्या फार्मूला हो जाएगा यहाँ से, देखिए आई जी इंटू में ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बराबर इधर जाने वाली धारा आई माइनस आई जी, और गुणे में इसका प्रतिरोध यानी कि आई एस, ठीक है ना। और इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो आई जी को इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो या तो ऐसे ही रहने दीजिए आप, है ना। जो भी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी उसको आप यहाँ पर रखेंगे, जो निकालना है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी गुणे में एस, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के लिए हमने दो बार फार्मूला लिख दिया और दोनों को आपस में बराबर कर दिया। तो ये पूरा हो गया अमीटर की कहानी। अब वोल्टमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि वोल्टमीटर को जिस भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना होता है उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन आप ये चीज देखिए कि ये वोल्टमीटर जो होता है, इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध चूंकि हमको वोल्टमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को, तो गैल्वेनोमीटर का तो प्रतिरोध तो होता है लेकिन कम होता है। और आप जानते हैं अगर इसका प्रतिरोध कम है तो इसमें से जब धारा ऐसे जाएगी तो अगर आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर सीधे लगाए हैं तो कुछ धारा इधर भी चली जाएगी, और जब कुछ धारा इधर जाएगी तो जो विभव पतन यहाँ पर पूरा होना था उसमें से कुछ हिस्सा विभव पतन का इधर हो जाएगा, तो जो यहाँ पर आंसर आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को सीधे वोल्टमीटर के रूप में प्रयोग नहीं करते। आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना पड़ेगा। और वोल्टमीटर बनाने का मतलब क्या कि आपको इसका प्रतिरोध इतना रखना है कि इधर कोई भी धारा ना आए, यानी इधर का प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा रखना है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इधर का प्रतिरोध रखेंगे तो जो धारा इधर से जा रही थी अब वो इधर नहीं जाएगी, कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर से वो जाएगी, और कम प्रतिरोध वाले रास्ते से जब वही पूरी धारा जाएगी तो यहाँ पर विभव में कुछ पतन आएगा, तो आपको यहाँ पर विभवांतर का मान मिल जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बढ़ाना है, और जिन दो बिंदुओं के बीच का हमको नापना है वो बिंदु मान लीजिए ए है और बिंदु बी है, और इनके बीच का विभवांतर है वी, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर वी, और हमने क्या किया, इसके समांतर क्रम में क्या किया, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा। लेकिन आप देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो है कम होता है तो कुछ धारा इधर चली जाएगी, तो विभवांतर जो आना था वो नहीं आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इधर धारा बिल्कुल भी ना जाए, तो इधर धारा बिल्कुल भी ना जाए या बहुत कम धारा जाए, इसके लिए ये जरूरी है कि इसका प्रतिरोध बढ़ा दे। और इसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। और जब इसको आप जोड़ देंगे तो इसका परिणामी प्रतिरोध अब बढ़ जाएगा। और अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो है गैल्वेनोमीटर के साथ जो आपने प्रतिरोध को जोड़ दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वोल्टमीटर, ठीक है। और इस तरीके से फिर इसको जो है ले जाके आगे इस बिंदु से, अगर इस बिंदु बी को यहाँ बना दे रहे हैं, ये हो गया बिंदु बी, तो यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर दिया।
यानी वोल्टमीटर को परिपथ के साथ कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना होता है तो उसके साथ जो प्रतिरोध जोड़ते हैं वो श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये पूरा जो है डायग्राम एकदम याद रखना है इसको। ठीक, देखिए हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि मीटर का प्रतिरोध कम से कम हो जाए ताकि ये अच्छे से जो है मतलब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम हो जाए तो वो जो है अमीटर की तरह अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे थे कि इसका प्रतिरोध बढ़ जाए तो ये वोल्टमीटर की तरह अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो याद रखिए अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, यानी जो गैल्वेनोमीटर था इसका तो अपना कुछ प्रतिरोध था ही, लेकिन जब हमने इसको और कम कर दिया, इसका प्रतिरोध और कम कर दिया तो ये अमीटर के रूप में बदला, इसका प्रतिरोध हमने और ज्यादा कर दिया तो ये वोल्टमीटर के रूप में बदल गया। ठीक है ना, फिर आगे आपने एक चीज और पढ़ा है, पोटेंशियोमीटर मैंने आपको पढ़ाया था, उसका प्रतिरोध वोल्टमीटर से भी ज्यादा होता है। तो ये प्रतिरोधों का एक क्रम है कि अगर चारों नाम दिए जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर का, उससे कम वोल्टमीटर का, उससे कम गैल्वेनोमीटर का और सबसे कम अमीटर का होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो अगर ये आदर्श एकदम आइडियल केस लिया जाए तो कम से कम कितना हो जाएगा, 0, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत। और जो पोटेंशियोमीटर होता है वो आदर्श वोल्टमीटर की तरह ही काम करता है, इसीलिए इसका प्रतिरोध हम लोग अनंत मानते हैं। ठीक है ना, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर के सारे फार्मूले, सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। आपको ध्यान रखना है कि सारे फार्मूले को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है और इसको हमेशा जो है ध्यान में रखना है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, फार्मूले को तैयार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।